किया, इतना उदारता से मेरा परिचय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का जो विषय है, मेरे ख्याल से हम सब उसके बारे में काफ़ी सोच रखते हैं, चिंता रखते हैं कि पिछले ख़ास तौर से 3-4 साल से 3 साल से जो देश के हालात बन रहे हैं उसमें कई प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं और मैं 3-4 का केवल उल्लेख कर देता हूं जो हमको याद रहेंगी। कई चीज़ें मीडिया में अच्छी आई हैं, कई चीज़ों को कवर नहीं किया गया। तो मैं एक चीज़ से बात का शुरुआत करूंगा जो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप में से कितने लोगों को पता होगा कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जो केस था उसको वापस ले लिया गया? मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे भी बहुत लेट पता चला। पुलिस ने पूरी हिम्मत से, जोश से केस फाइल किया और अभी कहते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपको याद होगा एक डीवीडी चली थी एक न्यूज़ चैनल पे। तो न्यूज़ चैनल का भी एडवर्टीजमेंट आया था कि बहुत लोग उसको देखते भी होंगे। पर वो जो डीवीडी सीडी चली, मैंने इंडिया टुडे का जो टीवी है उसमें एक प्रोग्राम देखा था। उन्होंने बताया था कि कैसे फर्जी डीवीडी है। उसके आधार पे आपको याद होगा, मुझे उस नौजवान के बारे में बहुत चिंता भी हुई थी जब उसको पकड़ा गया था। कोर्ट के अहाते में, कोर्ट यार्ड में उसको बेरहमी से पीटा गया कि भाई ये देश विरोधी नारे लगाए। उसने कहा मैंने तो ऐसे नारे नहीं लगाए, पर फिर भी मुझे उसको जेल में रहना पड़ा, छूट कर आया। अभी तो खैर वो बहुत अच्छा है कि हमें अच्छा रास्ता दिखा रहा है नई पीढ़ी को। पर ये एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, उसको क्यों पकड़ा गया, क्यों इतनी फर्जी उसके ऊपर केस डाले गए? क्योंकि एक बात ये बताना चाहते थे कि जेएनयू जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वहाँ फ्री थिंकिंग यानी स्वतंत्र विचार, जो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का भाग हैं, दे आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति को बताना ये हमारी लोकतंत्र का अधिकार है। वो क्योंकि जेएनयू में चलता था और उसके आधार पे ये जो अभी की सरकार है इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसके लिए वो बढ़ाया गया वो। और उसी देशद्रोही एक नया शब्द लाया गया। शब्द तो पुराना है और उसको एक असरदार तरीके से सामने रख के बताने की कोशिश की गई कि कन्हैया कुमार जैसे लोग जो इस सरकार की आलोचना करते हैं वो देशद्रोही हैं। आपको बता दूं, देश एक होता है, सरकार दूसरी होती है। सरकार की आलोचना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सरकार की आलोचना करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, पर सरकार की आलोचना नहीं होना चाहिए। जो ये कहे वही हो, उसके आधार पे इनको कन्हैया कुमार को ये किया गया। फिर आपको याद होगा अभी अमरनाथ में एक बस पीछे छूट गई, 7 यात्री बहुत बेरहमी से मारे गए, बहुत दुख की बात है। और उसी के पहले आपको पता होगा कि जुनैद नाम का एक लड़का जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था उसको बेरहमी से पीट के मारा गया। तो हर एक किसी भी बेगुनाह व्यक्ति की हत्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि हमको एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ बेगुनाह लोग आसानी से, चैन से अपना जीवन बिता सकें और गुनाहगारों को आप सज़ा दीजिए, पर वो भी एक कानूनी तौर पे होना चाहिए। तो जुनैद की हत्या के बाद आपको याद होगा देश के लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बेचैनी हुई कि वो लोग नॉट इन माई नेम कैंपेन के नाम से बाहर आए। और इसके लिए कोई पार्टी ने पार्टी ने नहीं कहा, ये लोग अपना अपना उठाकर झंडा आए, सबने कहा हमको जो हो रहा, ये जो देश में किया जा रहा है ये हमें मंजूर नहीं है, ये उन्होंने बिल्कुल कहा। फिर इसी के दूसरे दिन ये अमरनाथ के यात्रियों पर एक बेरहम हमला हुआ। ये हमला भी बेरहम था, ये भी बहुत खतरनाक था। तो कुछ बीजेपी के लीडरान ने ट्वीट किया कि भाई जुनैद की हत्या हुई तो आप लोग सड़कों पे आए, अभी ये जो शिव भक्तों की हत्या हुई है तो इसके लिए आप तो आने वाले नहीं हो, ऐसा उन्होंने कहा। पर खैर ये भी उतना ही खतरनाक मामला था, उतनी चिंता का विषय, उतनी पीड़ा का विषय। और दूसरे दिन उतनी तादाद में लोग फिर से बोलने आए कि हमारे नाम पर नहीं है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो खैर आज देश में एक प्रकार का ऐसा माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम जैसे लोग जो अपनी आवाज़ को अल्पसंख्यकों के अत्याचार के खिलाफ बुलंद करते हैं, हम वन साइडेड हैं, ऐसा कहा जाता है।
कि भाई हमको केवल हमदर्दी है तो माइनॉरिटीज़ से है, उन दलितों से है, और बाकी लोग मारे जाते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं। ये एक बात प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, और उसका भी उद्देश्य मुझे बहुत क्लियर लगता है। वो चाहते हैं ये लोग जो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को चुप किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा एनडीटीवी पर छापा डाला गया, और जो मीडिया पर आज़ादी ये प्रेशर लाने की कोशिश की गई। अभी बम्बई में एक बहुत बड़े एडिटर साहब हैं, परंजॉय गुहा ठाकुरता, उनको यूपीडब्ल्यू से इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो बहुत बड़ा नामी स्कॉलरली रिसाला है। ये जो चल रहा है, उसी के साथ साथ ये भी हम जान लें कि अभी आजकल मेरे ख्याल से 28 या 30 के करीब लोग मारे जा चुके हैं गाय के नाम पर। गाय ले जाना, गाय को खाना और गाय उसका ट्रांसपोर्ट करना, इसके नाम पर करीब 30 लोग मारे जा चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। और लोग तो इसलिए भी मारे गए हैं कि जैसे आपको पता होगा ऊना में एक ट्रक में गाय को ले जा रहे थे दलित लोग, और उन दलितों को भी बेरहमी से पीटा गया। तमिलनाडु का एक ट्रक इसलिए जलाया गया क्योंकि उसमें भी गाय को ले जाया जा रहा था। अब ये जो पूरे हालात जिस देश में हो रहे हैं, उसमें ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को बहुत डर लग रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये माइनॉरिटीज़ का मामला नहीं है। माइनॉरिटीज़ तो उसका एक सिंबल है, उसका एक टारगेट है, उसका एक दिखने वाला भाग है। इस देश के वो सभी नागरिक जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग बेचैन हैं। मैं समझ सकता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका आज डिस्टर्ब है, परेशान है, पर उतनी ही परेशानी उन लोगों को भी है जिन्होंने अपने आप को आइडिया ऑफ इंडिया, जो आज़ादी के जंग आज़ादी से हमारा भारत बना, जिसकी तस्वीर भारतीय आईन में है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सब लोग भी परेशान हैं। परेशान इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कोई एक पार्टी पावर में है, ये परेशानी का सबब नहीं है। परेशानी का सबब ये है कि यहाँ जो भारतीय संविधान के मूल्य, द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको दरकिनार करके एक दूसरे प्रकार का राष्ट्रवाद, जिसको धर्म के नाम वाला राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं, उस राजनीति को समाज पर लादने की कोशिश हो जा रही है। तो वे पूरी चीज़ों को मैं जोड़ के देखता हूँ। वो कलकत्ता के दंगे हो, कलकत्ता में खैर मुसलमानों के एक सेक्शन ने बहुत ख़राब काम किया। वो कोई भड़काऊ फेसबुक पोस्ट थी, उसके जवाब में एक बेगुनाह व्यक्ति की हत्या की गई, बहुत दुख की बात है। उसके बाद और कुछ गलत ट्वीट किए गए। गुजरात के दंगों की तस्वीर ये कह के पेश की गई कि ये कलकत्ता के दंगे हैं, उसके कारण और वहाँ का बेचैनी हुई। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है, एक प्रकार के अलग राष्ट्रवाद के आधार पे चल रही है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद मजहब के नाम पर लाया जाता है, पर इसका मजहब के, रिलीजन के मॉरल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मैं मुख्य बात ये रखना चाहूँगा कि आज मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि ये लोग पावर में हैं। परेशानी मुझे इस बात की है कि ये लोगों ने फैसला बना लिया है कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो जंग आज़ादी सब लोगों ने मिलकर लड़ी थी, ये याद रखिएगा कि ये जंग आज़ादी केवल हिंदुओं की नहीं थी, केवल मुसलमानों की नहीं थी, क्रिश्चियंस की नहीं थी। सब अपने आप को जो इंडियन मानते थे, जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना लीडर मानते थे, और उनके आधार पे जो सामने आए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने, ये सबकी लड़ाई थी और देश भी सबका है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के नाम पर एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ इंडिया बन गया, भारत बन गया, पर भारत के बनने का आधार मजहब नहीं था। ये बात मैं आपको बार बार बता दूं, पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना। ये अंग्रेज़ों की चालाकी थी कि साउथ एशिया में वो डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत एक ऐसी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे जहाँ उनका व्यापार बना रहे, जहाँ से चलकर वो तेल के कुओं को पे कब्जा जमाए रखें। ये उनका मुख्य कारण था। वैसे तो खैर ये सांप्रदायिकता कैसे है, इस पर मैं थोड़ा सा गौर डालने की कोशिश करूँगा कि आज वैसे देखा जाए तो पूरे साउथ एशिया में इसी प्रकार की बातें चल रही हैं। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में खास तौर से तकलीफ क्यों है।
क्योंकि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें जमहूरियत इतनी नहीं थी। वहाँ उनकी शुरुआत हुई कि भाई हम लोग इस्लामिक राष्ट्र हैं, हम लोग यहाँ बुद्धिज़्म को लाना चाहते हैं, जैसे म्यांमार में कहा जा रहा है या श्रीलंका में कहा जा रहा है। पर भारत ने शुरू से कहा कि मज़हब हमारा निजी मामला है, मज़हब का विरोध नहीं है, इस बात को गलत मत समझिएगा। महात्मा गांधी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, पर उन्होंने धर्म के नाम पे सियासत नहीं की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उतने अच्छे मुसलमान थे, पर उन्होंने भी कभी इस्लाम के नाम पर पार्टीशन की बात, पाकिस्तान की बात, डिवीज़न की बात नहीं की। तो पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मामला साउथ एशिया में जो आया, ये साउथ एशिया में मामला आया क्योंकि हम सब गुलाम देश थे, अंग्रेज़ों के गुलाम। अंग्रेज़ जब यहाँ से वाइंड अप करके जाना पड़ा उनको, क्योंकि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और पूरे देश अंग्रेज़ों को समझ गया कि भारत पे अभी हुकूमत करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने एक जो पैंतरा चला, एक तरफ मुस्लिम लीग को हवा दी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस को हवा दी, जिन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये पार्टीशन का वो कारण है। पार्टीशन का कारण मज़हब नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। मज़हब की आड़ में ब्रिटिश लोगों ने, मुस्लिम लीग ने एक तरफ, हिंदू महासभा ने दूसरी तरफ टू नेशन थ्योरी डाली थी। ये जो डाली थी उसके पीछे भी थोड़ा सा मैं इतिहास में थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि वो भी आज की हालात को समझने की ज़रूरत है। आज जब मैं हिंदू नेशनलिज्म की आलोचना करता हूँ, उसी के साथ साथ इस्लामिक नेशनलिज्म की भी आलोचना करता हूँ, मैं क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की भी आलोचना करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देश मज़हब के आधार पे नहीं बन सकता। मज़हब हमको ज़िंदगी में जीने का रास्ता बताता है और वो सबसे ऊंची वैल्यू है, बहुत हाई वैल्यू है। उससे पॉलिटिक्स को कंफ्यूज हम ना करें तो अच्छा होगा। पाकिस्तान में जो हालात आपने देखे, उन्होंने मज़हब के नाम पे पूरी सियासत की, पाकिस्तान का विकास नहीं हो पाया, हमेशा वहाँ लड़ते रहे। इंडिया में अच्छी बात यह हुई कि एक तरफ गांधी जी ने जो विरासत छोड़ी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे किया और भारत का मॉडर्नाइजेशन, 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने खड़ा किया और साथ में ही डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से हम सब की बराबरी का एक सिद्धांत समाज में रख दिया। मैं ये मानता हूँ कि आज जो भारत के असली फाउंडेशन है उसमें 3 व्यक्तियों का नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ। 3 व्यक्तियों का नाम कौन से? एक, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद हमको जब आज़ादी मिली, उसके साथ या मिलने वाली थी, मिली, उसके साथ 2 व्यक्ति बहुत सामने आए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। मैं मानता हूँ आज का जो भारत पिछले 60-70 साल में बना, उसकी फाउंडेशन में 2 चीज़ें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल्स और डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसके आधार पे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भारत में मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा आई, औद्योगिकीकरण आया, जिससे समाज में तेजी से परिवर्तन आने लग गया। थोड़ा इतिहास में जाके देखते हैं कि आखिर में साउथ एशिया में जो हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म, ये 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आए। 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के। एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ एक ही ग्रुप में मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद। इनकी आप अगर फाउंडेशन देखें तो आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य इसलिए होगा कि जो लोगों ने इस प्रकार के राष्ट्रवाद की फाउंडेशन रखी, वो लोग मजहब के लोग नहीं थे, वो लोग यहाँ के पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे। हुआ क्या दोस्तों, ब्रिटिश यहाँ आए और ब्रिटिश हुकूमत पहली हुकूमत थी जिसने भारत की संपत्ति को यहाँ से बाहर ले जाने की पूरी प्लानिंग की। ये मैं मानता हूँ। इसके पहले बहुत सारे मुसलमान राजाओं ने भारत के किसी भाग पे राज्य किया। ये भी बता दूं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले पूरे भारत पे किसी एक राजा का राज्य नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया वो यहाँ की संपत्ति बाहर लेकर नहीं गए। यहाँ की संपत्ति बाहर लेकर कौन गया? यहाँ की संपत्ति बाहर लेकर गए वो थे ब्रिटिश और अंग्रेज, यानी अंग्रेज लोग। आखिर में वो आए क्यों थे? यहाँ व्यापार करने आए थे। व्यापार करके रुक गए क्या? नहीं, व्यापार करने के साथ
उन्होंने देश पे कब्जा किया, देश पे अपनी हुकूमत चलाई और यहाँ की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाना शुरू किया। इसके पहले जो राजा नवाब थे वो यहाँ रहते थे, यहीं जीते थे, यहीं मरते थे। यहाँ की संपत्ति बाहर, कुछ कुछ लुटेरे राजा आए, वो एक जगह से दूसरी जगह संपत्ति ले गए। पर जहाँ तक सवाल है अंग्रेजों का, उनका एजेंडा क्लियर था, भारत में संपत्ति है, इसको हम लूट कर इंग्लैंड ले जाएंगे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आपको सोचने की मैं दावत दे रहा हूँ, सोचने की दावत दे रहा हूँ कि भारत की गुलामी कब से चालू होती है, मुसलमान राजाओं के आने के साथ या अंग्रेजों के आने के साथ। ये मैं आपको सोचने का निवेदन दे रहा हूँ, क्योंकि जो मुसलमान राजा है अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अब अंग्रेजों को यहाँ से संपत्ति ले जाना था, तो उन्होंने 3 मुख्य चीजें लाई। एक था ट्रांसपोर्ट, जिसका फॉर्म आपको दिखेगा, जिसका रूप दिखेगा रेलवे में। दूसरा था कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम वगैरह। और तीसरा था आधुनिक शिक्षा, आधुनिक प्रशासन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। अब इसके आधार पे समाज में परिवर्तन हुआ। एक बात आपको याद दिला दूं, समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता, सोसाइटी इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। 3000 पहले का जो समाज था और आज का जो समाज है वो एक सलीका नहीं है। आज पहले दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग को पता भी नहीं था कि ये शहर है कि नहीं है, वहाँ कौन रहता है कौन नहीं है। आज आप सवेरे 8 बजे उठते हैं, आपको पता होता है दुनिया के कौन से हिस्से में कहाँ क्या चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी फर्क होता है जब हमारा कम्युनिकेशन आता है, जब ट्रांसपोर्ट आता है, तो एक देश बनने लगता है। मुंबई के लोगों को आसाम का पता चलता है, कन्याकुमारी के लोगों को कश्मीर का पता चलता है, और एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। अब इससे क्या हुआ, पहले यहाँ थी जमींदारी, पहले यहाँ थे नवाब, पहले यहाँ थे राजा। अब ये जो नया समाज बना, उस समाज में दूसरे लोग आए, और वो लोग आप जानते होंगे, जैसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, और एजुकेटेड क्लास के लोग हैं। मैं जर्नलिस्ट लोगों को भी उसी में रखूंगा, एजुकेटेड क्लास, ये जो ग्रुप है। इन्होंने भारत के बनने का सपना देखा। ये लोग आए, शिक्षित हुए, इंडस्ट्रीज डाली, तो इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर निकला बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। अब जब ये परिवर्तन हो रहे थे, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो नवाब थे, उनको डर लगा, तो उन दोनों ने मिलकर हिंदू राजा, मुसलमान नवाब, दोनों ने मिलकर कहा ये जो चल रहा है ये हमारे मजहब के खिलाफ है। अब यहाँ याद रखिएगा, मैं मजहब को बहुत इज्जत देता हूँ, पर मजहब की सबसे बड़ी बेइज्जती कौन सी होती है, मजहब का इस्तेमाल सियासत में करना। ये मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। और राजाओं ने, नवाबों ने साथ में आए और बोले ये जो हो रहा है ये हमारे मजहब के खिलाफ है। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि यहाँ मजदूरों को शिक्षा मिलने की शुरुआत हो गई, मजलूमों को नौकरी मिलने की शुरुआत हो गई, नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, और पावर सेंटर ये राजा नवाबों से हटकर ये आधुनिक प्रोसेस में आ गया। इससे उनको तकलीफ हुई, तो इसी में से चल के बाद में एक ग्रुप बना, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। उसी में से एक जगह बना मुस्लिम लीग, दूसरी जगह बना हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1923 में उन्होंने कहा कि यहाँ 2 राष्ट्र रहते हैं। उस समय आपको पता होगा 1920 में महात्मा गांधी ने पूरे देश के लोगों को जोड़ा, और महात्मा गांधी ने कहा हम एक भारतीय हैं, या एक ही देश है, या एक ही वतन है, और वतन कौन सा है, इंडिया। और उसके जवाब में 1924 या 23 में विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं ये गलत है, इसको एक देश कहना गलत है, यहाँ 2 राष्ट्र हैं। कौन से राष्ट्र भाई, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। ये सावरकर की थ्योरी। बाद में जाकर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी का सहारा लेकर पाकिस्तान की मांग रखी, और अंग्रेजों ने उनको थोड़ा एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण वो अपनी मांगों पर डट गए और जाके भारत का पार्टीशन हुआ, जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था। खैर, अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि आज जिस चीज़ को बहुत गलत समझा जा रहा है, मैं अपना एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मैं ईमेल पर सवेरे बैठता हूँ, सबसे पहले काम करता हूँ, ईमेल खोलता हूँ। रोज़ मुझे 3-4 ऐसी मेल मिलती है जो मुझे या तो गाली देती है या मुझे कहती है कि आप हमारे धर्म के विरोधी हो।
मुझे आज तक नहीं समझा कि मैं कौन से धर्म का विरोध कर रहा हूँ। मैं शुरुआत में ही कहता हूँ, मुझे ना हिंदू धर्म से विरोध है, ना इस्लाम से विरोध है, ना क्रिश्चियनिटी से विरोध है। मुझे विरोध किस बात से है? मुझे विरोध उस राजनीति से है जो इस्लाम के नाम पे की जाती है, हिंदू धर्म के नाम पे की जाती है, ईसाई धर्म के नाम पे की जाती है। खैर, पर ये जो हमारे सामने आज वातावरण खड़ा कर दिया गया है, भारत में खास तौर से हिंदू राष्ट्रवाद का मामला बहुत ज़ोर से आया है। और ये मैं बात अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, अपने दिमाग से नहीं कह रहा। 1914 में अपने प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, देश भर में वोट मांग रहे थे, तो खास तौर से हमारे बम्बई में वो आए और उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो मैं क्या हो गया? हिंदू राष्ट्रवादी। मुझे बड़ा चक्कर आ गया। गांधी जी ने अपने आप को कभी हिंदू राष्ट्रवादी नहीं कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने आप को कभी मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं कहा। ये नया क्या चक्कर चालू हो रहा है? खैर, तो ये जो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1915 में हिंदू महासभा बनी, और हिंदू महासभा ने एक जगह कहा हिंदू राष्ट्र और एक जगह उसी को दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व। अब ये भी क्लियर हो जाए कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म, ये 3-4 शब्दों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। दुनिया में 2 प्रकार के मजहब हैं, कई प्रकार के, 2 प्रकार के मजहब की मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। एक मजहब वो है जिनके पीछे पैगंबर हैं, जो मजहब पैगंबर के नाम पर निकले। बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, सिख धर्म हो गया। इसमें आप एक पैगंबर को देख सकते हैं जो हमारे पास मैसेज को, संदेश को ले आता है। और जब मैं आपसे पूछूं हिंदू धर्म का पैगंबर कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? हिंदू धर्म में इस प्रकार का पैगंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दूसरे प्रकार का धर्म है जहाँ लोकली, स्थानीय तरीके से जो मानते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, उसी के आधार पे धर्म को बनाया जाता है। तो ये 2 प्रकार, एक अलग प्रकार का धर्म है। वास्तव में जिनको हिंदू धर्म कहा जाता है उसमें हिंदू शब्द नहीं है। आपको पता होगा, वेद, उपनिषद, पुराण, सब किसी में भी आपको हिंदू शब्द में नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू शब्द यहाँ 8वीं शताब्दी में आया। कौन लाया भाई? ये जो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह से जो लोग आते थे, वो आके यहाँ सिंधु नदी को क्रॉस करते थे, और उनकी ज़बान में स शब्द का इस्तेमाल कम होता है, और जो इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो है ह। तो सिंधु का क्या हो गया? हिंदू। उसका क्या मतलब हो गया? ये जो ज़मीन है सिंधु नदी के इस पार, सिंधु नदी के पूर्व में, ये हिंदू है। तो हिंदू शब्द का पहला उपयोग यहाँ की ज़मीन के लिए किया गया, और उसी के चल पर बाद में यहाँ जो धार्मिक परंपराएं थी, ब्राह्मणवाद, नाग, तंत्र, शैव, सिद्धांत, भक्ति, उनको बाद में हिंदू धर्म के दायरे में रखा गया। तो इसमें भी 2 परंपराएं, एक ब्राह्मणवाद जो जन्मजात ऊंच नीच को मानती है, और दूसरी वो परंपरा जो भक्ति है, तंत्र है वगैरह वगैरह, वो बराबरी को मानती है। 2 प्रकार की परंपरा यहाँ भी है। तो तीसरा शब्द लाया गया, खास तौर से सावरकर जी ने इसको सामने रखा, वो शब्द था हिंदुत्व। हिंदुत्व का क्या मतलब है? हिंदुत्व का मतलब केवल धर्म से नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है ब्राह्मणवादी मूल्यों पर चलने वाली राजनीति। तो लेट मी बी क्लियर, हिंदू शब्द का पहला मतलब जमीन, हिंदू शब्द का दूसरा मतलब यहाँ के धर्म, हिंदुत्व का मतलब यहाँ के एक धर्म, ब्राह्मणवाद के नाम पर होने वाली राजनीति, और उसी का एजेंडा रखा गया हिंदू राष्ट्र। तो उधर से कल्पना चल रही थी मुस्लिम राष्ट्र की, इधर से कल्पना चल रही थी हिंदू राष्ट्र की, और बीच में जो कल्पना मेजॉरिटी लोगों ने फॉलो की, मेजॉरिटी लोगों ने ना हिंदू राष्ट्रवाद को माना, ना मुस्लिम राष्ट्रवाद को माना। ये आप याद रखिएगा, मेजॉरिटी लोगों, मेजॉरिटी हिंदुओं ने, मेजॉरिटी मुसलमानों ने जिस आंदोलन को माना वो था इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद। तो खैर, भारतीय राष्ट्रवाद आगे देखता है, भविष्य की बात करता है, नए मूल्यों की बात करता है, और धर्म के नाम के राष्ट्रवाद पुराने समय को महान बताते हैं, पहले बहुत अच्छा था, फिर से अच्छा कर देंगे,